आप सबको मेरी आवाज आ रही है? नरेश, शिखा, आशा जी, विक्रम। यस सर। यस सर। तो अपन यहाँ पर आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और अपने जेएलओ में हिंदी व्याकरण कितना रोल निभाती है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अपने जेएलओ में हिंदी व्याकरण का कितना रोल है। अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या हो सकता है, ना छोड़े क्या हो सकता है, और फिर अपन चर्चा करेंगे व्याकरण। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि अपने हिंदी जो व्याकरण है जेएलओ में, वो टॉपिक कौन कौन से, कि अपन को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर हम जेएलओ की बात करें तो जेएलओ में पूरी की पूरी व्याकरण है, कुछ नहीं छोड़ना इसमें। इसमें आपको व्याकरण का कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारे की सारे टॉपिक है, चाहे वो सामान्य परिचय हो, चाहे वो संधि हो, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद इसमें है लिंग, वचन, काल और कारक। इसके साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद आएगा वाच्य, वृत्ति, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये तो वचन, काल, काल कारक। इसके अलावा क्या आएगा, ये तो सारा का सारा आपका क्या है, व्याकरण है, जिसको अपन पढ़ेंगे क्योंकि इसके बगैर अपना काम चलने वाला नहीं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको भी कुछ पढ़ना है। वो क्या है, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है। अब आपका जो एग्जाम है वो नोटिफिकेशन में तो अक्टूबर के लास्ट तक हो जाएगा, यही दे रखा है। क्यों हो जाएगा, कुछ संभावनाएं ऐसी भी हैं, ये डेट खिसक भी सकती है, पर 90%, 90 क्या 95% ये अक्टूबर के अंदर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके बाद क्या लगेगी, आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने का मतलब है 3 महीने खराब हो। और आरपीएससी नहीं चाहेगी कि ये और ज्यादा बढ़े, और कोई सरकार नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे कार्यकाल में ही पेपर हो जाए, जिसका बेनिफिट उसको मिल जाए। तो अपन को क्या करके चलना है, अपन को ये करके चलना है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पढ़ाते जाएं और आप उसे कॉपी में लिख करके और घर रखते जाएं। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके पास जो बच रहे हैं वो 2 या 2.5 महीने का समय। इस 2 या 2.5 महीने के अंदर आपको क्या करना है, आपको हाँ पढ़ना है और घर जा करके उसका क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। अभी हाथ का रिवीजन करो, एक बार आप अब कर लोगे, 1-2 बार आप बाद में, बाद फास्ट हो जाएगा। अगर आपने साथ साथ नहीं किया तो बाद में आप पर बहुत टाइम लेगा ये, और हो सकता है एग्जाम टाइम आप कहीं चलो छोड़ के चलते हैं, देखते हैं अगली बार देखते हैं, इस बार तो अपने बस की। ऐसा नहीं करना है,
वो गलती बिल्कुल भी कतई ना करनी है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है कि आज ही है जो कुछ है, जो पढ़ा रहे हैं। हाँ, इसके अंदर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इसके अंदर कोई अन्य किताब देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना कराऊंगा कि आपको अन्य किताब देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल केवल अन्य किताब में आपको क्या देखना, चाहे कोई सी किताब ले रहा मेरे से, एक विलोम शब्द जो आपको 10-10 करके याद करनी पड़ेगी। 10-10 बना लो, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट में हो जाते हैं। पर्यायवाची, शमनार्थी, विशिष्ट शब्दावली, तद्भव, देश और विधि, इनको मैं पढ़ाऊंगा। एक वन वर्ड और होते हैं, ठीक है। ये आपको तैयार करना है। क्यों? अगर मैं इनको तैयार करवाऊंगा तो हो सकता है मैं आपको 50 ही बताऊं, 20 ही बताऊं, इससे आपका काम करने वाला नहीं, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है और ये रटने वाली चीज है। इनमें अगर मैं अपना आपका और अपना दोनों समय खराब करूं, उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई एक शब्द ले लिया और मैं उसमें 1 घंटा व्याख्या करके चला रहा हूं, उससे आपका एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं है। अपन को वो काम करना है जिससे अपना एग्जाम में बेनिफिट हो और अपना हिंदी अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जेएलओ में जो वैकेंसी है, इसके अंदर जो लॉ के सब्जेक्ट हैं उनको तो सब कर जाते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में ही मार्क्स। और हिंदी कितने नंबर की आएगी आपकी? हिंदी आएगी 75 नंबर और 75 नंबर की आएगी इंग्लिश, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी भी है। सर अगर 25 आप नंबर की, हाँ सर 25 नंबर की आएगी हिंदी, 75 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर की है। चलो ठीक है, 75 क्वेश्चन, 25 नंबर ही बहुत होते हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन है तो 25 नंबर की है, तो आपको इसका 40% शायद 40% लाने जरूरी है। अगर आप नहीं लाए, अगर आप एक सब्जेक्ट का आपका वीक रह गया और 40% नहीं आए, तो आपका सिलेक्शन संभव नहीं, ठीक है। तो अपन आज सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय, फिर उसके बाद संधि समास, इसी क्रम में अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, कोई भी व्याकरण पढ़ रहे हैं अपन, तो आपको मैं बता दूं, जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में आपको जितने भी रूल मिलेंगे वो 95% या 90% कह सकते हैं, वो किसके मिलेंगे आपको? संस्कृत। और जो यहाँ पर शब्दावली मिलेगी वो भी आपको संस्कृत की मिलेगी, क्योंकि जो हिंदी का उद्गम है वो संस्कृत ही है। तो वहां की जो संस्कृत के जो नियम है और जो वहां के रूल रेगुलेशन है, वो ही हमारे हिंदी में एज इट इज ले लिए गए, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर शब्दावली मिलेगी आपको 90% वो मिलेगी संस्कृत की। और उन्हीं संस्कृत की जिनको अपन बोलते हैं तत्सम शब्द, तत्सम शब्दों के अंदर ही आपके ज्यादातर क्या होगा? ग्रामर का पार्ट समाहित। तद्भव शब्द बहुत कम आएंगे। तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, तद्भव उन्हें कहते हैं जो अपन दैनिक यूज में जो कठिन शब्द होते हैं, संस्कृत के जो कठिन शब्द हैं जिनको अपन दैनिक यूज में प्रयोग करने में क्या दिक्कत आ रही थी,
अपन को प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, तो अपन ने क्या किया, जो आम भाषा में कुछ भी शब्द बोलते हैं वो अपन ने अडॉप्ट कर लिए। क्या कर लिया, हिंदी के अंदर अडॉप्ट कर लिया और उसको बोला गया तद्भव। तत्सम क्या है, जो संस्कृत के मूल शब्द हैं वो है तत्सम, और जिनको अडॉप्ट किया वो है तद्भव। उन्हीं तत्समों के अंदर ही क्या है, ये व्याकरण समाय। इसमें जो 90% जो पोर्शन आएगा आपका वो तत्सम शब्दों के अंदर ही आएगा और तद्भव शब्दों के अंदर बहुत कम आएगा। कहीं कहीं तो अपवाद भी लिखा आता है, अगर लोकल किताब पढ़ते हो तो वहां तो अपवाद ही मिलेगा आपको, क्योंकि वो बताएंगे नहीं कि यहाँ कौन सा नियम लग गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हिंदी। सबसे पहले अपन यही जान लेते हैं, जो ये हिंदी शब्द है ये आया कैसे, बना कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही बन जाता है एग्जाम में कि हिंदी का उत्पत्ति स्रोत क्या है और ये किस भाषा का शब्द। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जो अपना भारत था, क्या था, जो अपना भारत था, और भारत के जो ऊपर की साइड, कहाँ पर, ये तुम्हारे कैलाश मानसरोवर से इधर इधर ये तुम्हारा होता हुआ पंजाब पाकिस्तान होता हुआ आगे तक क्या बह रही थी, नदी बह रही, जिसको बोलते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी थी, सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी के जो पूरब की साइड लोग रहते थे, इस सिंधु नदी के जो पूरब की साइड लोग रहते थे वो लोग थे ईरानी लोग। कौन सा देश था उधर, ईरान, जिसको आज ईरान बोलते हैं, उस समय बोलते थे पारसिया। क्या बोलते थे, उस समय उस देश को बोलते थे पारसिया। पारसिया देश था। और ये देश के लोग क्या करते थे, ये देश के लोग जब भारत में आते थे तो हमसे क्या करते थे, व्यापार करते। जब वो व्यापार करते थे तो उनको ये नहीं पता था ये कि देश कौन सा है, वो इतना नहीं जानते थे। उनकी न देश तो होगा, कोई नाम तो होगा, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि पहले अपने जो भारत था वो आर्यभट्ट था, और यहाँ पर क्या भाषा चलती थी, संस्कृत। उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो क्या बोलते थे, फारसी जो लोग थे, जो ये बोलते थे फारसी भाषा। कौन सी भाषा बोलते थे, फारसी भाषा। और जब ये लोग फारसी भाषा बोलते थे तो फारसी भाषा में मैं आपको बता दूं, स का उच्चारण स्थान क्या करते थे, हाँ, स का उच्चारण स्थान करते थे हाँ, और त और थ को ये लोग बोलते थे ता। स का उच्चारण स्थान करते थे हा, ता और था को बोलते थे ता, और गा और धा को बोलते थे दा। दा और धा का उच्चारण स्थान करते थे दा, और पा और सा को बोलते थे पा। जो इनकी फारसी भाषा थी उसके अंदर ये स को क्या बोलते थे, हा बोलते थे, ता और पा को बोलते थे ता, दा और धा को बोलते थे दा, पा और पा को बोलते थे पा। जब ये लोग भारत आते थे और हमसे क्या करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार करते थे तो ये लोग जब अपनी भाषा में बात करते थे तो ये बोलते थे हम इनसे व्यापार करते हैं हिंदी। वो उनका बोलने का क्रम क्या था, बोलते थे वो, जो सिंधु नदी के पश्चिम साइड लोग रहते हैं हम उनसे व्यापार करते हैं। किसे करते हैं, सिंधु नदी के पश्चिम साइड। वो रहते थे पूरब साइड, तो वो देश था पारसिया, तो वो बोलते थे पश्चिम साइड जो देश है हम उससे व्यापार करते हैं। वो क्या है, सिंधु नदी से जो लगा हुआ देश, वो क्या था, भारत, इंडिया। जब वो यहाँ के लोगों से व्यापार करते थे तो वो बोलते थे, जो ये फारसी लोग हैं ये बोलते थे सिंधुस्तान की जगह, मतलब यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, सिंधुस्तान, उस जो जगह को वो क्या बोलते थे, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कैसे बोलते थे,
क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी, उनका क्रम क्या था, सिंधुस्थान, लेकिन बोलता क्या था, हिंदुस्तान, क्योंकि वो स का उच्चारण स्थान क्या करते थे, आ करते थे, ता और ता का उच्चारण ता करते थे, दा और धा का दा, पा और फा का पा। देखिए से की जगह वो क्या लगा देते, हा, धा की जगह दा और था की जगह ता। तो इससे वो बोलते थे हिंदुस्तान। और सिंधुस्तान क्यों बोलते थे, क्योंकि सिंधु नदी की जो साइड वाला जगह थी, पश्चिम वाला देश था, तो वो उससे क्या करते थे, व्यापार। जब वो इसको हिंदुस्तान बोलते थे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, जो आर्यभट्ट था, यह भी रूढ़ होते 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 यहाँ पर पहले प्राकृत आई, पाली आई, उसके बाद अपभ्रंश भाषाएं आती गई, और उसके बाद जो उद्गम हुआ वह हुआ था हिंदी का। उसके बाद यहाँ पर कौन सी भाषा बनी, हिंदी। तो इस हिंदी को जब ये लोग हिंदुस्तान वाले लोग भाषा बोलते थे, तो ये पारसी लोग थे, तो इनकी भाषा को क्या कहते थे, हिंदी। वो बोलते थे सिंधी, भाई सिंध के लोग हैं, मतलब वो सिंधु सिंधु नदी के जो लोग हैं ये सिंधी बोलते हैं, लेकिन जब वो सिंधी बोलते थे तो वो बोलते थे हिंदी। तय की जगह आ और तय की जगह द। तो ये पारसी लोग क्या बोलते थे इसको, हिंदी। अब ये आपको पता चल गया होगा, जो हिंदी शब्द है यह कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा। कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का। अगर कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इसी पूछ लेता है शुरू से ही, बेसिक से ही, जो हिंदी शब्द है यह कौन सी भाषा का है, और वहां ऑप्शन है फारसी नहीं होता, टीचर सब पढ़ा देते हैं फारसी भाषा का, और वहां ऑप्शन में आपको फारसी भाषा नहीं मिलेगा, तो वहां मिल जाता है आपको ऑप्शन में फारसी। क्या मिल जाएगा, फारसी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो पारसिया देश है वो पारसी भी हो सकती है वहां, ठीक है। और आज वर्तमान में उसे ईरान बोलते हैं, तो उसको उसकी भाषा क्या बोल सकते हैं, ईरानी बोल सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सी भाषा हो सकती है, वो फारसी हो सकती है, फारसी हो सकती है, ईरानी हो सकती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, नहीं है। आप बस एक बेसिक लिख लीजिए, क्योंकि अब ज्यादा लिखवाने का समय नहीं है, फालतू की चीजों को लिखवाने का। टेबल लिख लीजिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है, फारसी भाषा से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है, ठीक है? और आप इस चीज को लिख लीजिए, सह की जगह वो किसको उच्चारण करते थे, हा का, ता और था की जगह ता का, दा और धा की जगह दा का, पा और पा की जगह पा का उच्चारण स्थान करते थे। अब बात आती है कि जो हिंदुस्तान बन गया, इस हिंदुस्तान में हिंदी भाषा की बात हो गई, तो यहाँ के लोगों को क्या कहा गया, यहाँ के लोगों को ये लोग क्या बोलते थे, सिंधु, सिंधु की जगह हिंदू, क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। और यह हिंदू ही आगे रूढ़ होकर के, जो छोटे की मात्रा है यह रूढ़ होकर के आगे क्या बना, हिंदू। जैसे अपन कोई भी शब्द बोलते हैं और उसकी बार बार समाज में पुनरावृत्ति होती रहती है, पुनरावृत्ति होती रहती है, और वह उसको क्या बोलते हैं, जिससे अपन उसको लगातार 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल लगातार बोलते रहते हैं, तो फिर उसका जो उच्चारण स्थान होता है जैसे बोलते हैं उसको उसी क्रम में लिखिए। तो इस हिंदू को आज वर्तमान में कैसे लिखते हैं, हिंदू। क्या हुआ है, ये रूढ़ होकर ऐसा हुआ है, ठीक है।
तो आप बेसिक बेसिक चीज लिखिए, हिंदुस्तान कैसे बना, की जगह हुआ है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? साफ कर रहे, लिख लिया आप लोगों ने, सबने लिख लिया? इसके बाद एक शब्द आता है भाषा। क्योंकि अपन हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो अपन ने जान लिया हिंदी कहाँ से आया, उन्होंने बोला कैसी इसकी उत्पत्ति स्थान हुई। अब दूसरा शब्द आता है भाषा, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि भाषा शब्द कैसे बना, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी व्याकरण पढ़ जाते हैं, लेकिन अपन से कोई पूछ ले बेसिक हिंदी की उत्पत्ति कैसे, तो अपन को पता ही नहीं, तो वही बोलते हैं जो भाई पूरी रामायण पढ़ ली, उसको ये नहीं पता सीता किसका बाप था। कहते हैं वही कहानी अपने साथ ना हो जाए, इसलिए अपन को थोड़ा बेसिक भी पता होना चाहिए। कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैंने बताया था ना, पूछा जाता है लैंग्वेज का क्वेश्चन कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा जो शब्द है वह है भाषा। जब अपन भाषा शब्द की बात करते हैं तो यह शब्द जो बना है, मैंने आपको बता चुका हूं कि जो संस्कृत से ही अपने यहाँ पर क्या हुआ है, सारे शब्द आए तत्सम से ही बने हुए। तो जो भाषा शब्द है यह बना है संस्कृत की भाषा। भाषा इसकी संस्कृत, संस्कृत की भाष धातु से किसका निर्माण हुआ है, भाषा। जो इस भाष का अर्थ है वह होता है प्रकट करना। जो इस भाषा का अर्थ है वह होता है प्रकट करना। और मनुष्य क्या प्रकट करता है, अपने भाव विचार, जो इनको प्रकट करता है। जहां पर अपन को क्या होता है, अपन को व्यक्ति मतलब कुछ सबको बोलने के अपने जो भाव है, अपने जो अंदर जो भी निकलना चाह रहा है मुझसे अपन बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये, तो वो क्या हुए, भाव हुए, विचार हुए। जब अपन उनको प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। चाहे वो कोई सी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, मतलब कोई भी भाषा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वहां के लोग क्या करते हैं, जहां पर जो लोग रहते हैं, जो अपने अपने जो भाव है विचार है दूसरों को समझा पाते हैं, उसी को क्या नाम दिया जाता है, भाषा। ठीक है, तो भाषा का जो भाष धातु का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। तो इसमें क्या प्रकट किया जाता है, भाव या विचार। भाव या विचार। अब बताइए भाव या विचार कौन प्रकट करता है, मनुष्य कर सकता है या पशु भी कर सकता है? पशु कैसे करता है? सर संकेत देता है पशु, तो संकेत के जरिए, संकेत के जरिए तो करता है, लेकिन अच्छी तरह जैसे अपन बोलते हैं ऐसे पशु बोल पाता है? नहीं। अपन उसके समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, क्योंकि जो उसके जो सारे संकेत हैं केवल वही उसकी जो प्रजाति है वो समझ सकते हैं। जैसे अपन क्या है, अपनी जो भाषा अपना जो विचार है प्रकट करते हैं। हम 10 लोग बैठ गए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से अपने विचार रखते हैं। क्या पशु ऐसा कर सकते हैं? मान लो एक तो कुत्ता बैठ गया, एक शेर बैठ गया, एक लोमड़ी बैठ गई, क्या वो अपने संकेतों सब कुछ समझ सकता है? नहीं समझ। मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य के पास ये कैपेसिटी है कि वह अगर बैठ जाए और उसे भाषा का ज्ञान हो। मान लो आज वर्तमान में इंग्लिश भाषा को बात कर रहे हैं, तो कोई अमेरिका वाला आ गया, कोई ब्रिटेन वाला आ गया, कोई
भारत वाला आ गया और उसने उसने क्या किया, अपनी अभिव्यक्ति इस भाषा में, कोई भाषा में अपनी अभिव्यक्ति की, और जिस कारण वह क्या हुआ, उनको समझा पा रहा है, तो उनको क्या बता पा रहा है, अपने भाव कि मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे विचार ये है इस बारे में और आपके विचार क्या हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है कि हम उनकी बातों को सुन पा रहे हैं, वो हमारी बातों को सुन पा रहे हैं। तो ये भाषा में क्या होता है, भाव या विचारों को प्रकट किया जाता है। ठीक है, इतना ही लिख लीजिए, काफी है, तो इससे इतना क्वेश्चन नहीं आता है, इतना जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे उसको ज्यादा फोकस करेंगे, इतना ही लिख लीजिए। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति क्या है, भाषा कहलाती है, लिख लीजिए, विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है, या मनुष्य के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति या मनुष्य के द्वारा अपने भाव अपने हाव भाव या विचारों को प्रकट करना, मनुष्य के द्वारा अपने हाव भाव या विचारों को प्रकट करना, ये क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा और एक होती है सांकेतिक। समझ लीजिए, ऐसा नहीं पूछा जाता है। भाषा के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होती है मौखिक भाषा, अपन मौखिक रूप में, मैं बताया था ना, अपन 8-10 बैठे हैं, मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, तो क्या मौखिक रूप है। एक मैं आपको लिखित करके समझाऊं तो आप समझ जाएं तो वो कहलाएगी लिखित भाषा, और एक मैं आपको संकेत, मैंने इस तरह का संकेत बना दिया और आप समझ गए, वो क्या कहलाएगी, सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो भाषा 3 प्रकार समझाई जा सकती है, एक मौखिक होती है बोल करके, एक क्या होती है, लिखित होती है, और एक होती है सांकेतिक भाषा। अब जो सांकेतिक भाषा होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपको, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बनता है। जो सांकेतिक भाषा होती है उसे अपन कैसे समझाते हैं, चिन्हों के माध्यम से। कोई क्या बनाते हैं, आकृति तो बना रहे हैं ना, कोई ना कोई आकृति बनाते हैं और उस आकृति से अपन क्या समझा रहे हैं, उस भाषा को समझा रहे हैं, उसको अपन क्या कर रहे हैं, सांकेतिक भाषा। लेकिन जब इन सांकेतिक चिन्हों को, सुनना, जो अपन ने सांकेतिक चिन्ह बनाए हैं, इस सांकेतिक चिन्हों को अगर अपन लिखित रूप में लिख दें, जैसे मैंने क्या लिख दिया, ये क्या बना दिया, चिन्ह बना दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, लिखित रूप में लिख दिया, तो अब ये क्या कहलाती है, लिपि। क्या कहलाती है, लिपि। जो ये सांकेतिक चिन्ह है, उन सांकेतिक चिन्हों को यदि अपन क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, समझाने के लिए क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वह क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। इस लिख लीजिए आप, लिपि, डेफिनेशन लिखिए, लिपि सांकेतिक चिन्हों के लिखित रूप में लिखना ही लिपि कहलाती है। सांकेतिक चिन्हों के लिखित रूप में लिखना ही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अपन ने भी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, केवल हिंदी शब्द की उत्पत्ति जानी है और भाषा शब्द की जानी है, ये सब कहाँ से है, ठीक है, और इनको कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आपसे अपन व्याकरण, क्योंकि अपन को क्या पढ़नी है, व्याकरण पढ़नी है। तो अपन ने अब तक ये तो जान लिया कि
जिस व्याकरण को पढ़ रहे हैं वो क्या है? हिंदी। उसको अपन क्या बोलते हैं? भाषा। अपन बात करते हैं वो व्याकरण। जो ये व्याकरण है, जो ये व्याकरण है, इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं क्या? वर्णमाला। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला समझते हैं ना सब? कोई छोटा बड़ा उसे ही पढ़ेंगे। हाँ, बाल खड़ी वर्णमाला उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि उसी वर्णमाला के थ्रू ही अपन क्या करेंगे? इस व्याकरण में प्रवेश करेंगे। अगर अपन व्याकरण में प्रवेश सीधे ही कर गए तो अपन को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्या है? उसकी नींव है। अगर वर्णमाला से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम, वर्णमाला से क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। मैं बोला सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन से पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ वर्णमाला, किसे कहते हैं? वर्णमाला। देखिए, हिंदी में आपको अधिकतर शब्दों की डेफिनेशन सूचित नहीं करती नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं? रटते हैं। रटना नहीं है अपन को, तो ये देखना है पूछ क्या रहा है और इसी से पूछना है डेफिनेशन भी। दो टुकड़ों में तोड़ लो। माला, माला किसे कहते हैं? इसके अंदर एक माला है जिसके अंदर बहुत सारे मोती क्या होते हैं? परोए हुए होते हैं। और उसको अपन कैसा करते हैं? माला खुली रहती है, बंदी रहती है? बंदी रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? बीज निकल ना जाए। बीज क्या है? निकल ना जाए, हो ना जाए और माला खंडित ना हो जाए, इसलिए उसमें जितने बीज खोए जाते हैं उसको क्या कर दिया? बांध दिया जाता है, तो वो क्या बन जाती है? गोल बन जाती है। उसको क्या बोल देते हैं? माला। उसमें क्या किया जाता है? जो एक एक बीज है, जो एक एक मोती है, जो एक एक फूल है, उसको क्या किया जाता है? प्रोया जाता है। प्रोया कैसे जाता है? क्रमबद्ध रूप से। कैसे प्रोया जाता है? क्रमबद्ध रूप से। मान लो एक फूल प्रो दिया, उसके बाद दूसरा प्रो दिया, उसके बाद तीसरा प्रो दिया, चौथा प्रो दिया, तो क्या हो रहा है? क्रमबद्ध रूप है। इसके अनुसार क्या हो रहा है? इस क्रमबद्ध रूप से ये क्या बन गई? माला बन गई। चाहे वो मोती हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, फूल हो सकता है। तो इसमें अपन क्या करें? एक एक बीज को, एक एक मोती को जो क्रमबद्ध रूप से अपन क्या कर रहे हैं? पिरो रहे हैं, और उसको क्या बोल रहे हैं? माला। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या करेंगे? जो वर्ण है, जो क्या है? वर्ण है, उन वर्णों को अपन क्या करेंगे? एक सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से उनको क्या कर दिया है? पिरो दिया गया। किन्होंने पिरोया है? हमारे विद्वानों ने। भाई विद्वानों ने पिरोया है। उन्होंने जब इस भाषा व्याकरण बनाई होगी तो उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया, भाई ए के बाद आ आएगा, इसके बाद ई आएगी, आगे कुछ नहीं कर सकते। इनका क्रम फिक्स कर दिया है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया है? क्रम को निश्चित कर दिया है, और वह जो क्रमबद्ध अध्ययन है, जो वर्ण का क्रमबद्ध अध्ययन है, वही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला, देखिए डेफिनेशन। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में, हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में या हिंदी वर्णमाला में, जैसे आप लिखना चाहो, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44